Cosmos has got a wonderful sense of mystique around it. उसमें पुरस्कार है वो बहुत फेथ के नुक्ता नज़र से अगर आप देखें तो वी नो दैट वी आर हियर और एक खलीफतुल अर्द का भी एक कॉन्सेप्ट है. ये मिस्ट्रीज, ये असरार, ये खुल रहे हैं. हाउ डू यू थिंक लाइफ वाज क्रिएटेड एंड कॉस्मोस में हमारी एग्जिस्टेंस जो है उसका स्टार्ट कैसे है? स्पेस द फाइनल फ्रंटियर. हम जब से पैदा हुए हैं हम ये क्वेश्चन हमेशा रेज करते हैं कि हमारा इस ज़िंदगी में मकसद क्या है. एंड एक फंडामेंटल क्वेश्चन हमेशा जो है वो हमारी ज़िंदगी में आता है, आर वी अलोन इन सच अ वास्ट यूनिवर्स. हमें पता है आजकल की रिसर्च के हिसाब से कि द यूनिवर्स इज़ एवर एक्सपैंडिंग. दिस इज़ अ वेरी एंटरप्राइजिंग सब्जेक्ट, अ वेरी एक्साइटिंग वन. एंड ऑफ कोर्स आपने स्पेस द फाइनल फ्रंटियर की बात की. मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में कहना चाहूँगा कि इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ हिडन फ्रंटियर एज वेल, बिकॉज primarily, if I'm not wrong, I think we've just been able to discover almost 10 to 15% of... I think even lesser, actually. Yes. So, it's all about, how you look at the scheme of things. Basically, being the Muslims and with that faith and Aqidah, I would say कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत भी हैं in that way. और हमें कुरान हकीम जो है वो अपनी हिकमत से बहुत सारी चीज़ें बताता भी है, सिखाता भी है और एक समझने की दावत भी देता है. So, and I hope this is bilingual. You don't have any problem with your audience, right? Absolutely not. And आपने जैसे वो बात की कि कुरान की, और हम इसमें अगर बिलीफ पे बात करें तो क्रिएशन ऑफ लाइफ से स्टार्ट करते हैं. Right. How do you think life was created and cosmos में हमारी एग्जिस्टेंस जो है उसका स्टार्ट कैसे है? और what do you think कि ये मतलब बहुत सारी थेरीज हैं जिसमें बिग बैंग थेरी भी है. बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको इस तरह नहीं देखते. सो what do you think is the nature of our existence and creation? Well, I think इसमें एक बहुत बड़ा मिस्टीक वाला डिज़ाइन है, बिकॉज वी स्टिल डोंट नो. प्राइमरीली तो जैसे मैंने बात की कि फेथ के नुक्ता नज़र से अगर आप देखें तो वी नो दैट वी आर हियर और एक खलीफतुल अर्द का भी एक कॉन्सेप्ट है जो आप भी समझते हैं और हमारे ऑडियंस भी दे हैव वेरी वाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद अनर्थ हो रही हैं, और उसमें मैं ये बात स्पेसिफिकली ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि कुरानिक हिकमत की या स्क्रिप्चर की बहुत सारी बातें जो इल्हामी कुतुब है ना, तो कुरान हकीम भी आखिरी किताब के तौर पे हमारे सामने मौजूद है और हमारे लिए हिदायत और उसका दीन की तफहीम का एक बड़ा मौसर ज़रिया है. तो मैं ये कहूँगा कि ये मिस्ट्रीज़, ये असरार, ये खुल रहे हैं और अब तक हम ये उस तरह से जान नहीं पाए कि ये ज़िंदगी का सिलसिला. ऑफ कोर्स साइंटिफिक नॉलेज है हमारे पास कि कैसे पहले जीन डेवलप होती है और फिर उसी तरीके से अमाइनो एसिड्स और उनकी मौजूदगी. जारी बात है कि साइंटिफिकली ये डेवलपमेंट्स तो हमें बता रही हैं और प्री हिस्टोरिक चीज़ें जितनी भी थी वो हमारे सामने रिसर्च की शक्ल में मौजूद हैं और साइंटिस्ट्स ने, फिलोसफर्स ने और इवन फेथ ने, मज़ाहिब ने, आलमी मज़ाहिब ने हमें बहुत कुछ बताया है. जिस तरह से ऑफ द रिकॉर्ड भी तुम डिस्कशन हो रही थी अबाउट द सुमेरियन टेक्स्ट्स एंड बेबीलोनियन एंड इवन द इजिप्शियन
texts, which are basically not texts, but they are hieroglyphics and other patterns. ठीक है? और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं ये भी कहूँगा कि at all times we should not forget what the Indus civilization was all about. Yeah. It has got a mystery of its own. Acha, coming back to your question, so I think basically as an argument or as a point of view, I would say that Cosmos has got a wonderful sense of mystique around it. उस पुरस्कार है वो बहुत, और इसके अंदर बहुत सारे असरार और दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं. You know what? You know that James Webb telescope was launched, I think a year ago or some way back. Yes, a couple of years ago. Then you talked about nature. Nature is so vast. और नेचर में आप ये कह सकते हैं कि नेचर में भी हमारे पास कुछ रॉ डेटा मौजूद है, which I think pretty well everyone knows कि archaeologists and other researchers ने इस पे बहुत सारा काम भी किया, और इसी तरीके से ये जो civilizations का काम है सब ये हमारे सामने आया. और उसमें especially to mention the pyramids and all the other aspects, other monuments. Even I would like to say that as they currently call it, the megalith structures, बड़े structures unexplainable भी हैं, कुछ उसमें खुश्की पे हैं, कुछ some are underwater, submerged. And the basic thing is that nothing in this universe is meaningless. Everything has a meaning, and I personally believe that everything in this universe, including the universe, it's alive. Very much alive. I have my own reasons. वो जब भी हम course of things में जब हम discuss करेंगे, तो I would go. Right now we have some knowledge, I would say. Not limited knowledge, but some knowledge. इसमें से कुछ piece of knowledge जो है वो decipher किया जा चुका है, और कुछ अभी तक decoded form में नहीं है. अब ज़रूरत इस अमर की है कि उसको decode कैसे किया जाए, उसे समझा कैसे जाए. I mean, I would like to mention here the old Sumerian texts, the tablets that everyone knows. जो इस subject को समझते हैं and who are the followers, they know that there have been mysteries, and those mysteries are currently, many of them are under the carpet. Now it would need someone to basically blow that carpet off the ground, or sweep that carpet off the ground, so that हमें पता चले कि क्या है. इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल, if I may pronounce it properly, Göbekli Tepe, Turkey में एक monument site है जिसको and some say that it's not quite recent. I mean, they knew it, and they were kind of excavating it since the 1940s. वो interest is more recent. हाँ, तो वो interest की बात है. तो some nations are quite alive to that. और मैंने इसीलिए आपके सामने ये मिसाल रखी Indus civilization की, जो कि I mean, I was looking into it and came to know that almost 440 cities basically अभी तक जो कि researched हैं, और उसके अलावा ये कि the capital was planned in a way which no other civilization had that kind of sophistication know-how to build something. A planned city. Very, very planned. And I was intrigued, and I was really fascinated by a report which said that they had
I mean, they constructed it above the surface so that nothing gets disturbed. The water belt से ताकि उसको सेव करके और ग्राउंड से above कैसे उन्होंने लिफ्ट किया होगा. See, that's the kind of एलिवेशन. हालांकि आजकल का बहुत बड़ा चैलेंज है रियल एस्टेट में, but they have managed to but they have decode it managed, back then. right? अच्छा, now coming back to the cosmos, I mean, you know what, I'm of that age group, and you know, उस जमाने में तो हम खैर बहुत religiously देखते थे, and which you know, I mean, Sci-fi shows में Cosmos by Carl Sagan. Carl Sagan. And that character is a legend in his own way, right? And I don't know कि थोड़ा सा मतलब मुझे ये कह लो कि कंसर्न भी है, शिकायत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे कंसर्न है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेसिफिकली व्हाई डू वी नॉट टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर फ्रॉम kind of an alternative source of knowledge. I know we have produced, and you also know, and the audience as well, that we have produced some brilliant minds over the period of time, you know. But I think to some extent the ownership and recognition problems, and somehow I think शायद उन sciences को उस framework में नहीं लिया गया. So I would come back to the basic thing that cosmos is huge as we can see it. It's unfathomable, of course, observable universe or uska distance, and it was created. Expanding. Yes, and the general knowledge is that it was created 13.8 billion years ago, and it had a big bang, and of course, I mean, you know what. But there are other theories as well. For example, I would like to quote here Sir Roger Penrose, who basically believes that the Big Bangs is not just a single event. It's a series of Big Bangs. And every time universe expands, and then, you know, the inflation, the concept of inflation, and then, you know, comes back to its original point, and then it again a bang happens, and then and that's how the different universes and different dimensions even uska ek angle ye bhi hai. So that is how I think cosmos is huge. We have yet to discover a lot of things, or we need better propulsion techniques. That's what is said. I mean, coming to this topic, propulsion के उससे पहले अगर if you go back to a base के human intrigue या interest ने जब हम लैंड हमने व्हीकल अचीव कर लिया, बट वी लुक्ड एट द स्काई, वी लुक्ड एट द बर्ड्स एंड वी थॉट कैन वी फ्लाई, एंड हमने वो उस ड्रीम को रियलिटी बनाया. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट, you know, talking about the Wright brothers and how they came up with playing the concept of flying, and then how that has evolved into the jets that we know today, from a very general perspective, obviously. Not from a very engineer perspective, but you know, like इसको हम फिर compare करेंगे with the subject matter, but like how do you think it? देखो, having said that, and getting into this RAM is really, you know, takes a lot of knowledge and know-how. I'm not an aviator, by the way, of course, but ये है कि naturally, you know, it all started with humans trying to imitate birds, or and we have got evidences of that, and then further on, then you know, actually Leonardo da Vinci के बहुत सारे blueprints were discovered, which basically started the whole idea. Having wings, you know, attaching wings to human beings, having wings. But Da Vinci's work is more or less, you know, what much of it is as it is told, that it's in some kind of a mystery of its own. It carries a mystery of its own. और पोशीदा भी है कहीं, अगर इसे हम इन लफ्ज़ों में कहना चाहें तो. और it's kept hidden somehow. The blueprints जो हैं वो कहीं ना कहीं hidden है. इस पे वो you have seen some of the works, you know, हमने वो Tom Hanks की the Da Vinci Code, the Da Vinci Code and others. So there are a whole lot of mystery in it, which I don't find in discussion within Pakistan. ये सब
पाकिस्तान में बोर्ड ड्राइंग रूम डिस्कशंस तो बहुत ज़्यादा है, बट प्रैक्टिकली इस तरह से जैसे मैं और तुम बैठ के आज हम ये बात शुरू कर रहे हैं ना, इस तरह से शायद वो प्रोस्पेक्टिव एवेल्युएशन या उसकी वो डीप डाउन उसको डिगिंग नहीं है शायद, और उसको उस एंगल से भी देखना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है. And because it has got a lot of dimensions, right? So देखो ये जब I believe wings के बाद फिर ये thermodynamics और फिर जैसे with the advent of the later part of the 20th century, or rather the 19th century, वो उस दौरान जब ये डिस्कवरीज हो रही थी, and we really know that the discoveries included the invention of DC currents and even alternating currents, and वो जो famous war of the currents है, ठीक है. और even उससे पहले I would say कि जो प्लैंक का काम था और माइकल फैराडे और इस तरह के दूसरे जो स्टैलबर्ट्स जिस तरह से इंडक्टेंस और उस पे काम हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, एग्जैक्टली. सो आई बिलीव के उस वजह से एक इम्पेचस मिला. फ्लाइंग का शौक तो humans had a way, or they fantasized with this concept. So I think ये flying का concept तो वो है. फिर उसके बाद खैर जो basically jet fuels और वो जैसे chemistry में research और development होती रही, तो I think you know what, JPL की जो history है वो अगर पढ़ो तो Jack Parsons, he basically founded the concept of jet propulsion here. Of course, prior to that, Werner von Braun, if I'm not wrong, he laid a lot of foundation in that. But ये कि वो German जो टेक्नोलॉजी और जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है बैक इन द 20s and 30s, उस पर हम फिर इंशाल्लाह लेटर एपिसोड्स में बात करेंगे. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज दैट इंक्लूड्स ऑपरेशन पेपर क्लिप, which was really in effect in the early 40s.